सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की सुरभि पुस्तिका के 10वें पाठ के व्याकरण में दूसरा वाला भाग करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपके इस पाठ के व्याकरण में संख्या प्रयोग करना सिखा चुकी हूँ। आपके इसी पाठ में एक अन्य भाग है आपका व्याकरण का, वह आपका है संधि। संधि के बारे में आपको मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आपके पाठ के साथ जो व्याकरण आती है उसमें आपकी संधि अब आई है, तो यहाँ पर आपको मैं संधि दोबारा करा रही हूँ। संधि के बारे में आप पहले ही जान लीजिए कि संधि का अर्थ होता है आपका जोड़ना। जब दो वर्णों के मेल होने के बाद उनमें कोई परिवर्तन आ जाता है तो वहां पर संधि होती है। लेकिन जब आपके वर्णों में मेल होने के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं होती, वहां पर केवल वर्णों का संयोग ही होता है, उसको हम संधि नहीं कहेंगे। तो आपकी संधि की जो परिभाषा होगी वह आपकी है, जब आपके वर्णों का मेल होने के बाद उनमें कोई भी परिवर्तन आए तो वहां पर संधि होती है। पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं, आपको ये वाक्य ध्यान से देखने हैं और इनमें जो आपके स्थूल पद आए हुए हैं उनमें आपका वर्णों में संधि हुई है, इस पर भी आप ध्यान देंगे। सूर्यास्तः सायंकाले भवति, सूर्य अस्त शाम के समय होता है। सः देवालयं गच्छति, वह मंदिर जाता है। अहम विद्यार्थी अस्मि, मैं विद्यार्थी हूँ। रवीन्द्रः तत्र क्रीडति, रविंद्र वहाँ खेल रहा है। सुरेन्द्रः संस्कृतं पठति, सुरेंद्र संस्कृत पढ़ रहा है। सूर्योदयः प्रातः काले भवति, सूर्योदय सुबह के समय होता है। यहाँ पर जो आपके स्थूल पद है इनमें आपका संधि हुई है। एतेषु वाक्येषु यानी स्थूल पदानि सन्ति तानि अत्र लिखन्तु। एतेषु वाक्येषु कहने से अर्थ है कि जो आपने अभी अपने वाक्य पढ़े हैं उनमें आपके जो स्थूल पद आए हुए हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना है। उदाहरण अनुसारम च पूर्व पदम परपदम च पृथक कृत्वा लिखन्तु। जैसा इन्होंने उदाहरण के रूप में दिया है, पूर्व पद और उत्तर पद उनको आपको अलग अलग करके लिखना है। उदाहरण में इन्होंने लिया है सूर्यास्तः, जो आपने अभी वाक्य पढ़े हैं उनमें जो आपके स्थूल पद थे वह मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ, क्योंकि आपको वाक्य दिखाई नहीं देंगे। अपने वाक्यों में आए हुए स्थूल पदों को ध्यान कर लीजिए या वीडियो को पहले पीछे करके देख सकते हैं। उसमें आपका पहला जो वाक्य था उसमें जो आपका स्थूल पद आया था वह आपका है सूर्यास्त, वही उन्होंने उदाहरण के रूप में लिया है। सूर्यास्त में पूर्व पद आपका सूर्य है और आपका परपद अस्त है। पूर्व पद और परपद कहने से अर्थ है कि जो आपकी संधियां होती है वह दो पदों के बीच में होती है और आपके पूर्व पद का अंतिम वर्ण और आपके पर पद का पूर्व यानी कि पहला वर्ण, उन दोनों वर्णों के बीच में आपका संधि होती है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण इन्होंने जैसे लिया है वह आपका है आ, पर पद का प्रथम वर्ण इन्होंने लिया है आपका आ। इन दोनों में परिवर्तन होने के बाद आ प्लस आ बराबर आ, यह आपका वर्ण परिवर्तन होने के बाद आरूप प्राप्त होता है। आपका सूर्य प्लस अस्त को आप करेंगे तो सूर्यास्त आपका इस रूप में मिल जाएगा। आपको अपने शेष शब्दों को इसी प्रकार लिखना है और जैसे मैंने आपका पूर्व पद और पर पद को अलग करके उसके बाद आपका पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का प्रथम वर्ण अलग करके लिखा हुआ है और उसका परिवर्तित रूप भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। देवालयम में आपका देव प्लस आल्यम आ प्लस आ बराबर आ। विद्यार्थी में आपका विद्या प्लस अर्थी आ प्लस आ बराबर आ। रविंद्र में आपका रवि प्लस इंद्र ई प्लस ई बराबर ई। सुरेंद्र में आपका संधि विच्छेद करने पर हो जाएगा सुर प्लस इंद्र आ प्लस ई बराबर ए। सूर्योदय, सूर्योदय का हो जाएगा सूर्य प्लस उदय आ प्लस उ बराबर ओ। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो आपका 1 से 4 तक पद है वह आपके दीर्घ संधि के हैं और आपका 5वां और 6ठा पद आपका गुण संधि का पद है। ध्यातव्यम, ध्यान दीजिए, यदा द्वयो वर्णयोः मेलनेन परिवर्तनम भवति तदा संधि भवति। जैसा मैंने आपको संधि की परिभाषा में बताया था कि जब आपके दो वर्णों का मेल होता है और उनमें परिवर्तन होता है तब आपका संधि होती है। संधे प्रमुखाः त्रिया भेदाः भवन्ति।
संधि के प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं, वे आपके हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अत्र वयम केवलम स्वर संधेः द्वो भेदो पठिष्यामः। यहाँ पर हम केवल स्वर संधि के 2 भेद पढ़ेंगे। इन्होंने आपको यहाँ पर समझाया है स्वर संधि। स्वर संधि के आपको कौन से 2 भेद पढ़ने हैं, वे आपके हैं दीर्घ संधि और गुण संधि। यदा स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णेन मेलनेन किंचित परिवर्तनम भवति तदा स्वर संधि भवति। जब स्वर वर्णों में स्वर्ण वर्ण का मेल होता है और उनमें कुछ परिवर्तन होता है तब आपकी स्वर संधि होती है। यहाँ पर इन्होंने स्वर संधि की परिभाषा बताई है। यहाँ पर इन्होंने दीर्घ संधि को समझाया है। पूर्व पदस्य अंतिम वर्णः, जो आपकी संधियों में पूर्व पद होता है उसका आपको अंतिम वर्ण देखना है। पर पदस्य प्रथम वर्णः, और जो आपकी संधि में पर पद यानी कि दूसरे वाला पद होता है उसको आपको पहले वर्ण लेना है। उन दोनों को मिलने के बाद जो उसका परिवर्तित रूप होता है वह आपका इन्होंने दिया है मिलित्वा भवति, यानी कि उनको मिलने के बाद उनका क्या रूप होता है। दीर्घ संधि में आपकी सबसे अच्छी पहचान है कि वह आपके दोनों ही सहवर्ण होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण यदि आ में से कोई भी वर्ण होता है और उसके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण आ में से कोई भी वर्ण होता है तो उसका दीर्घ रूप ही होगा। इसी प्रकार आपका ई प्लस ई उसका भी आपका दीर्घ रूप ही होगा। उ प्लस उ बराबर उ, री प्लस री, तो आपका इन दोनों का मेल होने के बाद भी री ही होगा। जैसा नाम से पता लग रहा है कि दीर्घ संधि कि इसका दीर्घ रूप ही आपको अपने शब्द में प्राप्त होता है। अभ्यासः, अब आप अपनी दीर्घ संधि का अभ्यास कार्य कर लीजिए। इसमें आपका है पूर्व पदम परपदम, पूर्व पदस्य अंतिम वर्णः, परपदस्य परिवर्तितः वर्णः संधियुक्त पदम। यहाँ पर उदाहरण में इन्होंने हिम प्लस अंशु आ प्लस आ बराबर आ, हिमांशु आपका संधियुक्त पद बना है। यहाँ पर इन्होंने जो आपको संधि करने के लिए पद दिए हुए हैं वह सभी लिखे हुए हैं। उनमें जो आपका पूर्व पद और आपका पर पद आए हुए हैं उनको भी मैं लिख चुकी हूँ। आपका परिवर्तित रूप भी लिखा हुआ है और जो आपका संधि युक्त पद बनता है वह भी मैं लिख चुकी हूँ। आप इसको देख लीजिए। पुस्तक प्लस आल्य अ प्लस आ बराबर आ पुस्तकाल्यः, तथा प्लस अपि, इसमें आपका आ प्लस आ बराबर आ तथापि, इस रूप में आपको पद प्राप्त होगा। प्रति प्लस इक्षा ई प्लस ई बराबर ई प्रतीक्षा। सु प्लस उक्ति उ प्लस उ बराबर उ सूक्ति। मातृ प्लस ऋणम री प्लस री बराबर री मातृणम, यह आपका रूप बनेगा। भानु प्लस उदयः उ प्लस उ बराबर उ भानुदः। कपि प्लस ईश ई प्लस ई बराबर ई कपीशः। दया प्लस आनंदः आ प्लस आ बराबर आ दयानंदः। महा प्लस आशयः आ प्लस आ बराबर आ महाशयः। इस प्रकार आप अपना यह कार्य कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी वीडियो को रोककर यहाँ से भी देखकर इसको कर सकते हैं, या आप अपनी दीर्घ संधि को समझने के बाद इस कार्य को स्वयं भी कर सकते हैं। आपकी दूसरी संधि जो इन्होंने समझाई है वह आपकी है गुण संधि। गुण संधि में आपका पूर्व पदस्य अंतिम वर्णः प्लस में आपका पर पदस्य पूर्व वर्णः और मिलित्वा भवति का अर्थ है आपका मिलकर जो उसका रूप होता है। गुण संधि में आपके रूप परिवर्तन हो जाता है जब आपके 2 वर्णों का मेल होता है। वहां पर आपके पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि आ में से कोई भी होता है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण ई में से कोई भी होता है तो आपका उन दोनों वर्णों का मेल होने के बाद ए रूप हो जाता है। जब आपके पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ में से कोई भी वर्ण हो और आपके बाद वाले वर्ण का पहले वाला वर्ण उ में से कोई भी वर्ण होता है, उनका मेल होने के बाद ओ रूप हो जाता है। जब आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण आ में से कोई भी वर्ण होता है और उसके बाद यानी कि आपके बाद वाले वर्ण का पूर्व वाला वर्ण री या री में से कोई भी वर्ण होता है, उनका मेल होने के बाद आपको अर प्राप्त होता है। यह आपका गुण संधि का नियम है। अभ्यास कार्य में आपका है पूर्व पदम पर पदम
पूर्व पदस्य अंतिम वर्णः, परपदस्य प्रथम वर्णः, परिवर्तितः वर्णः, संधियुक्त पदम। पूर्व पद का अर्थ है कि जो आपका संधि का पहले वाला पद है, आपका परपद यानी कि जो आपकी संधि होने में दूसरे वाला पद है, आपके पूर्व पद का अंतिम वर्ण है, आपके बाद वाले पद का पहले वाला वर्ण है। उन दोनों का मेल होने के बाद जो परिवर्तन आता है वह आपका परिवर्तित वर्ण है और यहाँ पर आपका संधियुक्त पद इन्होंने दिया है। उदाहरण में इन्होंने नर प्लस इंद्र आ प्लस ई बराबर ए नरेंद्र आपका इस प्रकार दिया है। शेष जो इन्होंने पद दिए हुए हैं उनको भी आपको इस प्रकार ही करना है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। महा प्लस ईशः आ प्लस ई बराबर ए महेशः। चंद्र प्लस उदयः आ प्लस उ बराबर ओ चंद्रोदयः। महा प्लस ऋषि आ प्लस रि बराबर अर महर्षिः। परम प्लस ईशः अ प्लस ई बराबर ए परमेशः। वर्षा प्लस ऋतु आ प्लस रि बराबर अर वर्ष ऋतु। वीर प्लस इंद्र आ प्लस ई बराबर ए वीरेंद्रः। पुरुष प्लस उत्तमः आ प्लस उ बराबर ओ पुरुषोत्तमः। वसंत प्लस ऋतु आ प्लस रि बराबर अर वसंतरुः। सुर प्लस ईशः आ प्लस ई बराबर ए सुरेशः। इस प्रकार आप अपनी गुण संधि को भी समझते हुए कर सकते हैं या आप अपनी वीडियो को रोककर इस कार्य को कर सकते हैं। यहाँ पर आपके इस पाठ का व्याकरण का दूसरा भाग भी समाप्त होता है और यहाँ पर आपकी पुस्तकों के सभी पाठ पूर्ण होते हैं, क्योंकि आपकी पुस्तक में केवल 10 पाठ ही आए हुए हैं और उनके साथ की जो भी व्याकरण थी वह भी मैं आपको साथ ही करा चुकी हूँ। इससे अलग जो आपकी अन्य व्याकरण होगी उसकी वीडियो मैं आपको बीच बीच में प्रदान करती रहूंगी। आपकी इस पुस्तक में केवल 1 या 2 भाग आपकी व्याकरण के बचे हैं। उसमें आपका एक पत्र लेखन है और एक आपका चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन की वीडियो मैं आपके लिए पहले बनाकर आपको चित्र वर्णन समझा चुकी हूँ और पत्र लेखन की जो वीडियो है वह मैं आपकी अगली वीडियो ही कराऊंगी। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने खाली समय का सदुपयोग करते हुए अपनी संस्कृत व्याकरण पर भी ध्यान देंगे। आपके पाठ में जो व्याकरण आई है उसको भी आप करेंगे और उससे अलग भी यदि आपको अन्य कोई व्याकरण वाला भाग देखना है या उसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप उसको लिख सकते हैं। उसकी वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।